हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी जो आज अपन पढ़ रहे हैं उसके पार्ट थर्ड के अंदर आज अपन ओम्स लॉ पढ़ेंगे और ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन जानेंगे और उसका बिल्कुल सर्किट डायग्राम समझते हुए हम बात करेंगे। कल हमने लास्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था और रेजिस्टेंस के अंदर हमने जाना था कि कैसे अगर करंट के फ्लो होने में जो रुकावटें पैदा होती हैं वो हमारे पास में ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस को किससे आर से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंडक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। कल हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 पॉइंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ध्यान से देखिए, किसी को भी अगर कोई परेशानी आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और प्रॉब्लम लिखें। आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो प्रॉब्लम कंप्लीटेड होंगी, ज़रूर होंगी। और ये जो मैं ट्रिक आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ओम्स लॉ से रिलेटेड, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते रहें आप। ओम्स लॉ, ध्यान से देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। नोट्स आप साथ के साथ में उतारते चले। When the current is flowing through the conductor, when the current is flowing through the conductor, then electric potential difference is directly proportional to the electric current. At a constant resistance, temperature, एटसेट्रा। सिंपल सा हमारे पास पे डेफिनेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट किस में फ्लो होता है? कंडक्टर में फ्लो होता है। तो कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी वायर का, कोई भी वायर का अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो उसका वोल्टेज निकालते हैं, V निकालते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट I के। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर हमारे पास में करंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सीधी सीधी बात ये बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारे पास में आता है रेजिस्टेंस R। ये रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या होता है? कांस्टेंट। ये रेजिस्टेंस R यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। V यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और I यहाँ पे हमारे पास में करंट होता है। ध्यान से देख लीजिए कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। जिस वक्त हमारे पास में रेजिस्टेंस, उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। साथ के साथ में हम ये भी कहते हैं कि उस वक्त उस वायर का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। यहाँ पे हमारे पास में ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ से रिलेटेड आपके पास में आरबीएससी के अंदर 2 साल तक अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ध्यान सुनना, 2 से 3 साल हो गए, अभी तक ओम्स लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप इस साल हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर ओम्स लॉ से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आ जाए। वहीं सीबीएसई बोर्ड के अंदर ओम्स लॉ से रिलेटेड केवल एक ग्राफ पूछा गया है और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास में जो एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं वो क्वेश्चंस आए हैं। एक जो मेन क्वेश्चन बनता है उसके अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर ओम्स लॉ का आपका क्वेश्चन बन के आ जाए। ओम्स लॉ यहीं खत्म नहीं होता है। ओम्स लॉ के बारे में आपके पास फिर वेरिफिकेशन भी पूछा जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है ओम्स लॉ का। तो आज हम वेरिफिकेशन देखेंगे कि ओम्स लॉ वाकई में कैसे प्रूफ होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओम्स लॉ के अंदर मेन चीज पढ़ी V इज प्रोपोर्शनल टू I। आज हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम कैसे वेरीफाइड करते हैं, किस तरीके से हम वेरिफिकेशन देखते हैं ओम्स लॉ का। ध्यान से देखिए, वेरिफिकेशन के अंदर कैसे बात करते हैं।
ये आज हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे ओम्स लॉ का। देखिए क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओम्स लॉ जो एक्सपेरिमेंट है किस काम में आता है, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट क्या करता है? ओम्स लॉ आपके पास में किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कराने के काम में आता है। वो कैसे? जब हम एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते हैं 12th क्लास के अंदर और सीबीएसई के 10th क्लास के अंदर भी आपको परफॉर्म भी किया जाता है कि जहाँ पे हमारे पास में ओम्स लॉ क्या करता है, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस, अननोन वायर के रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। तो ध्यान से देखिए अब ओम्स लॉ में क्या जानकारी है। ये हमारे पास में बैटरी है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास में उसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको हमने कनेक्ट किया की से और की एज अ स्विच। अब आप समझोगे ये सर ये रेजिस्टेंस क्यों बना दिया? ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मैं बताता हूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। अब हमने इसके बैटरी के पॉजिटिव को करंट आई फ्लो करेगा, बैटरी के पॉजिटिव को ध्यान से देखिए, बहुत इजी ट्रिक है। बैटरी के पॉजिटिव को सीरीज में कनेक्टेड होता है क्या? अमीटर, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव को अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ध्यान से देख लीजिए ट्रिक। इसका पॉजिटिव है, की का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। इसके अलावा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसका साइन वी होता है हमारे पास में, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट का भी कोई भी हमारे पास पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। इन दोनों का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव एक तो बैटरी का, एक हमारे पास है अमीटर का, एक हमारे पास है वोल्टमीटर का जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने इसके पॉजिटिव को अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे पास पे वायर है, ये वायर से पैरेलल अटैच करेंगे हम क्या? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में ही कनेक्ट होता है। तो वायर के पैरेलली कनेक्ट किया हमने वोल्टमीटर और वोल्टमीटर हमारे पास में कनेक्ट हो गया सीधा सीधा हमारे पास में इस रियोस्टेट पे। अब ध्यान से देखिए क्या, इस अमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हुआ अमीटर के पॉजिटिव से। अब अमीटर का नेगेटिव, अमीटर का नेगेटिव 2 पॉइंट से निकलेगा और एक तो जाएगा हमारे पास में वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, यानी अमीटर का नेगेटिव किससे कनेक्ट होता है? वोल्टमीटर के पॉजिटिव से। और वोल्टमीटर का नेगेटिव ये सीधा गया, इससे अटैच हुआ, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इससे कनेक्ट होते हुए डायरेक्ट इससे कनेक्ट हुआ, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हुआ। तो अब आप देखिए बैटरी बिल्कुल सही ढंग से अटैच है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, ठीक है। और यू भी अगर हम पैरेलल भी हटा देते हैं तो भी नेगेटिव नेगेटिव से। वहीं अमीटर और वोल्टमीटर कैसे कनेक्टेड है? अमीटर आपके पास अमीटर का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से और वोल्टमीटर का नेगेटिव अमीटर के पॉजिटिव से, अगर हम यू देखे जाए तो ये हमारे पास में एक सर्किट डायग्राम बन के आता है किसका? ओम्स लॉ का। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कैसे रजिस्टर, कैसे हम इसके अंदर वायर के अंदर करंट फ्लो होता है, तो अमीटर में कैसे हम करंट मेजर करते हैं, इसके अलावा हमारे पास वोल्टमीटर में कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक सिंपल सा एक मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप वी आई और इसका आर एग्जाम्पल लिया मैंने, आर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास से वी अपॉन आई। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, बहुत सिंपली एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसका एक और ट्रिक होते हैं वोल्टमीटर अमीटर की, हम लीस्ट काउंट वगैरह पे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो मैं भी आपको समझा नहीं रहा हूँ, वो बिल्कुल मैं आपको इजी फॉर्मेट के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास पे वोल्टमीटर जो हुआ, ध्यान से देखते रहिए। वोल्टमीटर अगर हम बात करते हैं, वोल्टमीटर अमीटर, यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए इधर, यहाँ पे हमारे पास से अमीटर के अंदर करंट मेजर हुआ, अमीटर के अंदर करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी से करंट फ्लो हुआ, तो अमीटर क्या करेगा? करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करेगा, और वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज कीजिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट आया, ठीक है, और करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। इसके अलावा हम क्या करेंगे? सेकेंड, अब हम क्या करते हैं, मैंने अभी तक इसका आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास में रेजिस्टेंस को वेरी कराता है, यानी रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के काम में आता है। रेजिस्टेंस अगर हमारे पास में ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास में करंट कम हो जाता है, ठीक है। करंट कम हो जाएगा तो वोल्टेज भी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है ये हमारे पास में। तो रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी जो ये रियोस्टेट होता है, जो हमारे पास में रियोस्टेट होता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कराता है। ध्यान सुन लीजिए, जैसे हमारे पास में रेगुलेटर काम करता है,
पंखे के अंदर हम जब फैन के अंदर हम रेगुलेटर लगाते हैं तो रेगुलेटर क्या काम करता है, जब रेगुलेटर को जब हम बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं उस वक्त क्या होता है, हमारे पास में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए पंखा धीरे हो जाता है। और वैसे ही अगर हम रेगुलेटर को फुल पे कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा हो जाता है, तो पंखा तेज हो जाता है। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मेट समझाया हमने यहाँ पे। तो इसका रियोस्टेट, अब हम क्या करा, हमने करंट फ्लो हुआ तो एमीटर से करंट मेजर किया, वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर किया। ये कंप्लीट होने के बाद में हमने सिंपल बात से R1 निकाल दिया। R1 की वैल्यू यहाँ पे 10/2 हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 ओम। वही अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को थोड़ा शिफ्ट किया। रेजिस्टेंस को अगर मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया तो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास पे 15 वोल्ट हो गया। वैसे बहुत मैं वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमारे पास में हो सकता है। तो ये 15 वोल्ट हो गया, एम्पियर करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। यहाँ पे हमारे पास में जो R2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15/3, वैल्यू हो जाएगी 15/3 हो जाएगा 5 ओम। फिर हमने रेजिस्टेंस को थोड़ा सा वेरी कराया, तो सपोज कीजिए यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया और यहाँ पे हमारे पास में करंट आ रहा है 4 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अब मीटर से करंट मेजर कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं। R3 हमारे पास में निकल के आ जाएगा 20/4, कट के कितना आ जाएगा, ये भी सॉरी यहाँ पे हमारे पास में 20 आ रहा है तो इसको हमारे पास में करीब थोड़ा सा कितना निकल के आएगा 4, हाँ तो ये भी कितना हो गया 5 ओम आ गया। अब ध्यान से देखिए R1, R2 और R3 ये तीनों सेम आ रहा है हमारे पास में, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। और मैंने ये कह दिया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और रेजिस्टेंस आप देख लीजिए ये कांस्टेंट है। ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको ओम्स लॉ पूछा जाता है तो केवल ये मेन एक सर्किट डायग्राम आपको बनाना है और इस सर्किट डायग्राम से आपको ये दिखाना है कि कैसे हम अमीटर के अंदर रीडिंग्स लेते हैं और कैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग्स लेते हैं, कैसे रियोस्टेट को शिफ्ट कराते हैं। तो अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग हम लेते रहते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास से अलग अलग फॉर्मेट में कांस्टेंट निकल के आता है। देन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम इसके बाद में V और I के बीच का ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे V और I के बीच का ग्राफ बनाते हैं। अगर आप खुद ही देख लीजिए कि अगर ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और वैल्यू सेम आती है तो ग्राफ कैसे बनता है आपके पास से स्ट्रेट। 1 नंबर का कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ व्हेन वी प्लॉट बिटवीन द ग्राफ V एंड I। सो आपको पास में अगर V और I के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ता रहता है तो I भी आपका इंक्रीज होता रहता है। तो ये हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में हमने जानकारी ली है। ओम्स लॉ अगर आपसे पूछे क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। प्रोपोर्शनल हटा R क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है जो कि। इसके बाद में वेरिफिकेशन का डायग्राम ये हमारे पास है, बैटरी की, रियोस्टेट, अमीटर, वोल्टमीटर और ये एक सिंपल वायर है हमारे पास पे, ये रेजिस्टेंस वायर है। यहाँ पे पैरेलल में हम लगा देते हैं वोल्टमीटर। बैटरी का पॉजिटिव अमीटर के पॉजिटिव से, बैटरी का अमीटर का नेगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से। और वोल्टमीटर किससे कनेक्ट होता है, एक तरीके से तो नेगेटिव से, लेकिन बीच में की और रियोस्टेट भी आ जाता है। तो एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक है हमारे पास में वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ जानने की। आज ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने जो जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या आती है इसके रिलेटेड, मैं आपको 2 न्यूमेरिकल और बता देता हूँ जो आपको और क्लियर हो जाएंगे इसके न्यूमेरिकल से। देखिएगा, आप इसकी चाहिए तो थोड़ा सा रिवर्स जाकर के इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर आपको नोट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ध्यान से देखिए, मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन 5 एम्पियर of current is flowing in a wire of resistance 2 ohm। अगर हमारे पास, अब सॉल्यूशन देखिए बहुत सिंपल है। 5 एम्पियर करंट, एम्पियर से हम सिंपल से जान लेंगे करंट होता है, तो I इक्वल्स दे रखा है 5 एम्पियर। यहाँ पे 2 ओम, ओम से जान लेंगे ओम क्या होता है हमारे पास पे, रेजिस्टेंस।
तो आर दे रखा है हमारे पास पे 2 ओम। वी निकालना है, वी इजिकल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। आई हो गया 5, ये हो गया 2, आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। तो ये हमारे पास में कुछ बात है। मैं कुछ ऐसा यूनिट आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। जो ऐसा यूनिट है हमारे पास में वो आप फिर से देख लीजिए। ऐसा यूनिट हमने एक चार्ज की देखी थी। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास में, गुलाम होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है करंट की हमारे पास में एम्पियर होती है। इसके अलावा हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसकी वोल्ट होती है। ये हमने मेन 3 पढ़ी और एक हमने और पढ़ी है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमारे पास में ओम होती है, जिसको हम ये भी शो कर सकते हैं। ये इसका साइन होता है ओम का। इसके अलावा कूलाम तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर को हम कूलाम पर यूनिट सेकंड भी बोल सकते हैं, वोल्ट को जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं, और ओम को हम केवल ओम ही बोलेंगे। ये हमारे पास में इसकी एक सब यूनिट भी मैंने आपको उस बता दी जो न्यूमेरिकल यूनिट्स के फॉर्म में आती है। ये यूनिट्स हो गए, ये न्यूमेरिकल हो गए, और ये ओम्स लॉ आपके पास में कंप्लीट हो चुका है। और ओम्स लॉ अगर आपके पास में आ चुका है तो मैं आपको ये मानता हूँ कि आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, एक तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके इस प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैंने आपको हर वीडियो के अंदर ये कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम का निवारण ज़रूर होगा। और ये हमारा पार्ट 3 हो गया। हम मिलते हैं कल पार्ट 4 के अंदर। थैंक यू।